दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज पूरा भारत चौकन्ना है, कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। सारी पार्टियां भी कहती हैं हम सरकार के साथ हैं, पर 22 तारीख जो 22 अप्रैल को एक इंसिडेंस, एक दुर्घटना पुलवामा में हुआ था, उससे पूरा देश दुखी था। आज सरकार के साथ है कि कार्रवाई करनी है। अब हम आपको बताते हैं शुरू से कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो पहले कहीं विश्व में था ही नहीं। ये हिंदुस्तान इसका बाप है और इसी में से ये निकला हुआ है, क्योंकि 1947 में ये अलग हुआ और ये पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। इसके जन्मदाता थे जिन्ना साहब। उनको एक बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि मैं भी किसी देश का एक हेड बनूं, राष्ट्रपति बनूं, गवर्नर बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन खेद इस बात की उनको थी कि भारत जैसे विशाल देश में मैं नहीं बन सकता हूं, और उन्होंने पाकिस्तान बंटवारे की बात की और 15 अगस्त 1947 से पहले ही देश बंट गया। 14 तारीख इन्होंने आज़ादी मनाई और 15 अगस्त 1947 को हमने मनाई, क्योंकि हम सूर्य से चलते हैं और चंद्रमा से चलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही देश आज़ाद हुआ, इन्होंने आओ न देखा ताओ, और इन्होंने अक्टूबर में हमारे 1947 में कश्मीर जो हमारा हिस्सा था, विलय हो चुका था, अपनी सेना और कबायलियों तो ऐसे कहा जाता है, इनकी सेना ने ही लबादे वाले बड़े बड़े ड्रेस पहने, उसका फोटो दिखाऊंगा, और हमारे कश्मीर पर कब्जा करने के लिए चल दिए। राजा हरि सिंह शुरू में, अब हम राजा ही बनेंगे, कहीं विलय नहीं हुए। जो 556 रियासतें थी उनमें विलय नहीं हुए, क्योंकि जो लिखा था लंबा कहानी हो जाएगा। उसके बाद जो है, जब कबायली आने लगे, मार काट लूट सब करने लगे, तो कबायली या चाहे उग्रवादी जो भी होते हैं, वो अपने घर से राशन नहीं लाते हैं, इन्हीं कश्मीरियों के घर में रुकते हैं, इन्हीं बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं, इन्हीं का खाते हैं और फिर मतलब आतंक फैलाते हैं। उसके बाद यहाँ से सेना गई, और सेना जाने के बाद मदद मांगा हरि सिंह ने कि आइए हम विलय होना चाहते हैं। और यहाँ से उस समय पठानकोट से आगे रास्ते नहीं थे, तो बाई एयर जो है सेना गई, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जो हॉकी खेल रहे थे, उनका हाथ टूट गया था। लेकिन लड़ाई जब लगी तो इन्होंने अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया था कि मैं युद्ध में जाऊंगा, और उस लड़ाई में दोस्तों इन्होंने हाथ में प्लास्टर लगाए, एक हाथ से गन लिए हुए, और अपने जवानों का हौसला बुलंद करते हुए लड़ाई का इन्होंने मतलब नेतृत्व किया। और एक दिन ऐसे आता है कि मोटर्स का गोला आता है, इनके पास गिरता है और यह वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये 1947 की बात है, 3 नवंबर 1947। उसके बाद लांस नायक करम सिंह हैं, ये भी जो है लड़ते हुए 1947 इन्हीं मुल्लाओं के साथ अपने वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, ये मतलब आदर्श रैंक अफसर बने थे। जो लोग माइंस फील्ड बिछा देते हैं, बारूदी सुंगर जिसको कहते हैं, उसको हटाने में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और यह जीते जी इनको परमवीर चक्र मिला। ये पाकिस्तान भूल गया है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। अब वह मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग के समय जो लोग आए थे, वो भारत नहीं है। यह भारत अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये पूरा एक है। इसमें हिंदू, सिख, गुजराती, मराठे जितने राज्य हैं, सबके लोग आए हुए हैं, और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, भारत माँ की रक्षा करना। उस समय क्या है, जब गोरी आया था तो बनारस का राजा कोई और था, दिल्ली का राजा कोई और था, राजस्थान का राजा कोई और था, एकता नहीं थी। पर अब हम लोग अनेकता में एकता है। पहले मेरा देश भारत है, उसके बाद चाहे मद्रास हो, बिहार हो, यूपी हो, वो अलग अलग स्टेट है, उनकी बात अलग है।
लेकिन जब देश के लिए कोई खतरा होगा तो हमारा भारत मद्रासी भी चलेगा, बिहारी भी चलेगा, गुजराती भी चलेगा, सब लोग चलेंगे और बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगे मरने और मारने के लिए। तो 47 में जिन्ना साहब भूल गए थे कि हम हिंदुस्तान से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सिपाही है, चाहे अफसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे वार्स हो, आज तक का इतिहास है कि हमारी मिलिट्री कभी पीठ दिखा के भागी नहीं है, जबकि कई बार कहा है गया है कि जगह खाली कर दो, लेकिन ऐसे ऐसे वीर सपूत है जिन्होंने जगह खाली नहीं किया है। उसके बाद 1948 में उसी कश्मीर में नायक यदुनाथ सिंह थे, इनको भी परमवीर चक्र मिला है। उसके बाद कंपनी हवलदार मेजर पीरूमल, इनको भी मिला है। तो हमारे अभी तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, जिसमें 4 जिंदा हैं और 17 जो है मरणोपरांत मिला है। तो ऐसे परमवीर चक्र नहीं मिला है। तो ये 47 की लड़ाई में बुरी तरह से हार खाए, 47 की लड़ाई में यह बुरी तरह से हार खाए और हमारी सेना ने इनको दौड़ा लिया और ये भागते गए। लेकिन तब तक जो यूएनओ बैठा है ना, कोई जैसे परदारों का युद्ध होता है और गांव का मुखिया होता है, ऐसा फैसला ले लेता है कि न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। यदि 2-4 दिन ये फैसला न हुआ होता तो हमारा पूरा कश्मीर भारत में होता, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का कोई क्वेश्चन, कोई नाम ही नहीं होता। तो हमारे जवान जो है तो ये ऐसे किए, हमारे पास हथियार कुछ थे नहीं, लेकिन ये सोचे थे कि हम मोहम्मद गोरी के वंशज हैं, चंगेज के वंशज हैं, बाबर के वंशज हैं, चलेंगे हिंदुस्तान को यूं चुटकों में मसल देंगे और फिर मुगलिया साम्राज्य या तुगलका साम्राज्य या दास प्रथा हम लागू कर देंगे। लेकिन हमारी भारतीय सेना जो तिरंगा लेकर चलती है वो बहादुर है कि इनको दौड़ा दौड़ा के मारी, लेकिन फिर भी ये जो है ना बड़े कमीने हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हम इस युद्ध में 50 तक युद्ध चला। अभी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, पूरा इतिहास गवाह है कि हम जाकर किसी देश पर बिना मतलब के आक्रमण नहीं करते हैं, हम शांति चाहते हैं। अशोक का जो नारा है, जियो और जीने दो, लाइफ टू लेट, जियो और जीने दो, लिव टू लिव एंड लाइफ टू लिव। लेकिन ये जो पख्तून भाई साहब हैं, मोहम्मद गोरी के औलाद हैं, बाबर के वंशज हैं, ये सोचते कि नहीं, इनके कुरान और हदीस में क्या लिखा है मैं तो एक लाइन भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निरी बेगुनाहों की हत्या तो नहीं की जाती यदि आप इंसान हो तो। जानवर भी कभी कभी हमने जंगल सीन में देखा है कि छोटे से जानवर को नहीं खाता है, लेकिन ये तो अपने को भगवान जाने क्या समझते हैं। 62 में युद्ध हुआ, क्योंकि हमारे पास, हमें उम्मीद ही नहीं था कि हमारे पड़ोसी लोग हमारे पीठ में छुरा घोपेंगे, हिंदू चीनी भाई भाई कह करके, और एक दिन जो है 62 में हमारे अक्टूबर महीने में ये आकर के हमारी सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन हमारी भारतीय सेना, आज तो बहुत कुछ बदल गया है, उस जमाने में हथियार क्या था, 47 में भी हथियार था, LMG MMG तो एक 8 हो कहीं थी, नहीं तो थी ही नहीं, बस वही जो पुलिस पहले आज के 8-10 साल पहले बोल्ट एक्शन 303 जिसको बोलते हैं, वही हमारे पास था और उससे जो है युद्ध लड़ा। लेकिन साहस बहादुरी था जिसके अंदर 62 में जो है, उससे पहले हमारी सेना यूएनओ की तरफ से गई है, कांगो में गई है, वहाँ पर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, उसी साल मैं पैदा भी हुआ हूँ, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे, कांगो गए थे और दुश्मनों से लड़ते हुए शांति समझौता में जो सेना गई थी वो परमवीर चक्र पाए, मतलब विदेशों में भी हमारी भारतीय सेना का झंडा लहरा रहा है। उसके बाद मेजर शैतान सिंह 62 की लड़ाई में लड़े, इनको भी परमवीर चक्र मिला। सबका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैंने सब पर वीडियो बनाया, आप चाहेंगे तो वीरेंद्र मणि त्रिपाठी करेंगे, मेरा टोपी लगा हुआ निशान फोटो आ जाएगा और उसके बाद आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे जो है वीडियो देखिए, भारतीय सैनिकों के ऊपर हमने बनाए। अब 62 की लड़ाई में सूबेदार जोगेंद्र सिंह भी थे, इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। उसके बाद जो है
बहुत लोग हैं, सबका नहीं दूंगा, बहुत लंबा वीडियो है। सूबेदार बाना सिंह, जो सियाचिन ग्लेशियर की जो पहाड़ियां हैं उनमें बर्फ बहुत पड़ती है। एक पहाड़ी है जिसका नाम आज बाना सिंह पहाड़ी रखा गया है, सीधे 1500 मीटर हाइट बर्फ की बनी हुई है। यदि उस पर जो कोई कब्जा कर ले तो वह पूरे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कमांड कर सकता है। और उस पर उससे थोड़ा नीचे पाकिस्तान का पिकेट था और यह टास्क मिला ऑपरेशन राजीव। और 1987 में हमारी भारतीय सेना जो है बड़ी मुश्किलों से वहाँ उस टॉप पर 1500 फीट की हाइट पर बर्फीली पहाड़ी पर झंडा गाड़ के तंबू डाल दिया। और भारत सरकार ने उसमें सूबेदार बाना सिंह साहब थे, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने झंडा गाड़ा और परमवीर चक्र लिया, लेकिन मौत नहीं हुई और उनको जिंदा ही उनको मिला। उसके बाद दोस्तों मेजर धन सिंह थापा 1962 की लड़ाई में सिर्फ 20 जवानों के साथ 300 चाइनीज से लड़े और 50 को तो इन्होंने अपने खुड़ियों से मार करके, संगीनों से घोंप करके और ख़त्म कर दिया। और चाइना के बनाया हूँ मैं, इस पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन्होंने अरेस्ट हो गए, चाइना गए, पहले पता चला कि मर गए हैं। इनकी पत्नी का मुंडन करा दिया उस समय, मतलब बाल छिलवा दिया जाता है, विधवा हो जाती है और विधवा का ड्रेस पहना दिया जाता है। पर एक का एक दिन पता चलता है कि जो है धन सिंह थापा जिंदा हैं। और जब समझौता हुआ तो आए और फिर इनका पत्नी से दोबारा शादी हुआ। अब देखिए हमारे वीर सैनिक कमज़ोर नहीं हैं। 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई में चलते हैं। इन्होंने देखा कि चाइना से हम लड़े हैं, हमारी सेना भागी नहीं, जो साधन था हमारे पास खूब लड़ी। जैसे झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो हमारे पास साधन थे उससे हमारी सेना जरूरत से ज़्यादा साहस के साथ लड़ी और युद्ध हुआ। उसके बाद चीन ने अपने आप युद्ध समाप्त कर दिया। 1965 अब एक मुल्ला भाई पाकिस्तान के जो थे, इन्होंने सोचा कि 47-48 में कुछ ताकत हमारी ख़त्म हुई, उसके बाद 62 में ताकत ख़त्म हुई। और ये तब तक जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका के सहयोग से लेकर के अब इन्होंने टैंक ले लिए और सेवर जेट विमान ले लिए। हमने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया था। हम तो जो है पंचशील समझौता में थे, हम लड़ना तो चाहते नहीं थे जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक न करे। सुरक्षा के लिए हम लड़े हैं, लेकिन जाकर किसी देश को कब्जा की है हमारे हिंदुओं के शास्त्र में नहीं लिखा है। वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा हमारा है। हमने किसी महिलाओं, यहाँ तक कि हमारा इतिहास गवाह है कि शिवाजी जो औरंगजेब में युद्ध होता था तो शिवाजी यदि मुस्लिम महिलाओं को पकड़ लेते थे और उनके जो मस्जिदों पर हम कब्जा कर लेते थे, कुरान शरीफ की किताबें मिलती थी, अपनी सेना के साथ उन महिलाओं को बाइज्जत औरंगजेब के खेमे में भेज दिया जाता था और कुरान शरीफ को प्रणाम करके सर में लगा कर कुरान को दे दिया जाता था। या इन्हीं के सेना में कोई मुसलमान होता था उसको दे दिया जाता। हम किसी की धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, महिलाओं की बेइज्जती नहीं करते हैं, बच्चों की हत्या नहीं करते हैं। पर इनके धर्म में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। ये इनके प्रकीर्ण तथ दो या तख्ता दो, राज्य दो या मौत दो, ये मतलब निरीह लोगों को मार करके करते हैं। आज रिजल्ट जो है मिल रहा है, पता चलेगा मसूद अजहर को कि तेरे छोटे से कारनामे जो 27 लोगों को पहलगांव में तुमने मारा है, आज तेरे 27,000 मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जनरल साहब हों या उनके प्रधानमंत्री हों, चाहे उनका कोई सैनिक हो या देशवासी हो, चैन की नींद नहीं सो रहा है कि कहाँ मिसाइल का हमला होगा और हम मारे जाएंगे। तो मुनीर साहब जो है ये सोच रहे हैं कि हम एटम बम परमाणु बम चला देंगे। परमाणु बम चलाना इतना आसान है। और ये भी तुम्हारा परमाणु बम या पाव भर का है कि 100 ग्राम का है कि 2 किलो का है कि 4 किलो का है, ये तो तुमने उजागर किया नहीं। लेकिन हमारे पास भी तो है, अगरबत्ती दिखाने के लिए तो परमाणु बम नहीं रखे गए हैं। तुम छोड़ो तो फिर उसके बाद देखो कैसा जोरदार चाटा तुम्हारे गालों पर पड़ेगा कि इधर जब चाटा पड़ेगा ना तो इधर की आंख लाल होगी और इधर का पड़ेगा तो इधर की लाल होगी। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 65 की लड़ाई में। हमारे यहाँ नए नए लड़के जिनकी शादी नहीं हुई थी, एक बनाया हूँ
सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, वह अभी ट्रेनिंग कर रहा था आर्मड में, अहमदनगर में, लेकिन जब युद्ध हुआ तो वह वॉलेंटरी लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह, इनके पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जनरल बनकर के रिटायर हुए, बहुत बड़े धार्मिक आदमी थे, उनसे स्पेशल परमिशन लेकर के युद्ध के मैदान में जाता है और टैंकों से गोलों की बौछार करता है। उनके टैंक और टैंक पैटर्न टैंक आ रहे हैं, हमारे वीर अब्दुल हमीद उनके से टैंक आ रहे हैं, लेकिन एक आरसीएल गन रॉकेट, तो आरसीएल गन जो होती है वह एक समय में एक गोला फायर करती है और उससे जो है 9 टैंक बर्बाद कर दिए गए। और 65 की लड़ाई में तो बहुत से टैंक इनके इकट्ठा हुए थे कि एक साथ अटैक करेंगे, पर नहर का पानी खोल दिया गया और पानी भर गया और सारे के सारे टैंक वहीं पर जाम हो गए और उसका नाम रखा गया टैंकों का सर, सब बेकार हो गए। इनकी जो सैनिक हैं, जैसे ही लात इनके पिछवाड़े पर पड़ता है, जैसे ही गोला हम दागते हैं, 1-2 मरते हैं, घायल होते हैं, ये टैंक वैंक उन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं खुद एक सैनिक रहा हूँ, मैं जो आज एलओसी पर हमारी सेना फायर कर रही है, मैं भी उस एलओसी पर था और तोप का जो गोला आता है उसको मैंने झेला है, अच्छी तरह से झेला है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पोस्ट है राणा पोस्ट, पंथ पोस्ट, वैसे बता रहा हूँ, जगह नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं था और खूब फायरिंग हमने झेले हैं। और उसका जो है, मैं भगवान की बहुत बड़ी महिमा थी, हमें बच्चों को पढ़ाना था, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके सामने खड़ा हूँ। 1999 में था। उसके बाद जो है अरुण क्षेत्रपाल को आदेश दिया गया कि तुम पीछे हट जाओ, तुम टैंक से उतर जाओ, पर वो कहा नहीं, मैं नहीं हटूंगा। और मेजर नासिर एक थे, मतलब पाकिस्तान के, बाद में उन्होंने बताया इनके पिता को, अरुण क्षेत्रपाल को, वीडियो देख लीजिएगा, कि मेरे ही गोले से आपके लड़के की मौत हुई, क्योंकि दोनों दोस्त थे। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए, चले गए। तो उनमें क्या हुआ कि परिवार बट गया, दोस्त बट गए, भाई बहन बट गए, देश तो बटा ही। जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, बेग साहब या क्या नाम, हमको ठीक से नहीं आ रहा है, यही आजमगढ़ के यूपी के थे, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया और पाकिस्तान चले गए। तो उनका परिवार ही रह गया। तो कहने मतलब है कि जब वो पाकिस्तान में गए, लड़ाई खत्म हुई, तो उन्होंने बातचीत हुआ, तो सब ब्रिगेडियर से रिटायर हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ही टैंक से आपका लड़का मारा गया। क्योंकि मैं दूसरे दिन जाकर पता किया था कि इस टैंक को कौन चला रहा था, तो पता चला कि सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। वह जब लड़ाई पर जा रहा था तो गोल्फ स्टिक लेकर के जा रहा है। उसके पापा ने पूछा कि अरे तुम गोल्फ स्टिक क्या करोगे? कह रहे पापा हम जाकर लाहौर में लंच नहीं करेंगे, ओके, और लंच जब करेंगे तो वहाँ पर हम शाम को गोल्फ भी खेलेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे बहादुर सैनिक हैं, इसमें झूठ नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो उनकी हिस्ट्री में पढ़ करके देख सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद अपने आरसीएल गन से धड़ाधड़ फायर करके 9 टैंक इनके उड़ाए। और आरसीएल गन में कमी क्या है, निशाना सटीक है, जब वो फायर करती है तो उसका 16 जो पीछे बैरल है 20 फीट तक जाता है। और यदि टैंक देख लिया तो आरसीएल गन का बचना मुश्किल है, क्योंकि टैंक पे लगातार गोले फायर होते हैं। हमारा गोला निकालिए, फिर भरिए, फिर फायर कीजिए, उसमें टाइम लगता है और कहीं भी छुपाओ तो छुप नहीं पाती है। एक पहाड़ी के पीछे से फायर करते रहे, लेकिन लास्ट में देख लिए और ऐसा एक गोला आया टैंक का कि अब्दुल हमीद का आधा शरीर जो है उड़ करके दूर पड़ गया और बेचारे परम धाम को चले गए और परम गति को प्राप्त हुए। उसके बाद लांस नायक एल्बर्ट एक्का, पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो बांग्लादेश है, उसमें एक रेलवे लाइन के किनारे एक बिल्डिंग बनी थी। वहाँ पर पाकिस्तानियों ने अपने जो है एमएमजी एलएमजी लगा करके, और सेना थी उनकी फायर हो रही थी। हमारी सेना, इसको भी पढ़िएगा, एल्बर्ट एक्का के बारे में मिलेगा, रेलवे लाइन के दोनों तरफ से आगे बढ़ी अल्फा और डी कंपनी, लेकिन इतना तेज फायर था कि आगे हम बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जो सीओ ने कहा था एल्बर्ट एक्का को, यार तू फिट नहीं है, बड़ा ढीला ढाला रहता है, लेकिन एल्बर्ट एक्का क्रोलिंग मतलब इनकी हुनियों के बस से रेंगते हुए गया और जा करके उन ऐसे एक पाउच होता है, उसमें जो है बम रहते हैं, हर ग्रेनेड, वह निकाला, दांत से खींचा और खिड़की के रास्ते फेंक दिया। बड़ा तेज धमाका हुआ और धमाका होने के बाद फिर यह जो है रेंगते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया। इसको 4 गोलियां लग चुकी थी, बहुत खून बह गया था, लेकिन
लक्ष्य को प्राप्त करना था, इस जाकर के अंदर घुसता है। वहाँ जो LMG थी उसका तो मुंह बंद हो गया था, क्योंकि बिना उसका बंद मुंह किए हमारी सेना 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती थी, तो बंद कर दिया। पर एक आदमी भी जिंदा था, बंदूक के आगे जो बैनेट चाकू लगा रहता है, संगीन लगा रहता है, दूसरे को घोंप करके मार दिया। और उसके बाद राइफल हाथ में लेकर के वह दरवाजे से ऊपर 2 मंजिला थी, उस पर से उतर रहा था सीढ़ियों पर। कमजोरी की वजह से खून निकल चुका था, सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए आ गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद अब्दुल हमीद हो गए। तो कहने का मतलब है 19 साल का लड़का सिपाही जोगिंदर सिंह, जो सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह है, मैं सबका फोटो दिखाऊंगा, आप देखते जाइएगा कि उसको 18 गोलियां, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको गोलियां लगी अपने दोस्तों की जान बचाने में, एकाएक टाइगर हिल अटैक पर। तो ऐसे हमारा भारत नहीं सुरक्षित है। और ये मुल्ला लोग, जो मुसलमान के लोग हैं, जो हमेशा पीठ पीछे से दगाबाजी करते हैं। अभी पहलवान 2019 में हमारे 40 CRPF के जवान मार दिए गए, और उसी पुलवामा में 27 टूरिस्ट जो बेचारे गए थे आनंद मनाने के लिए, और उन्होंने सुना है, किसी का कहते हैं पैंट का जिप्स खोल करके देखे, किसी का एक कलावा, जो मैं भी एक हिंदू हूँ पहना हूँ यहाँ पर, उसको देख करके मार दिए। किसी की 4 दिन शादी हुई थी, किसी के भी बच्चे नहीं होने थे। तो कहने वाले जघन अपराध तो जानवर भी नहीं करता है, शेर भी नहीं करता है, भालू भी नहीं करता है, पर इन्होंने किया। ये हमारी सेना को इतना हल्का ले रहे थे कि जैसे लग रहा था कि एक फिल्म हमने देखा था, शोले। ठाकुर साहब ने कहा था अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, जय और वीरू से, मुझे गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए। तो जय कहता है अमिताभ बच्चन कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ कर गए और पकड़ कर लाकर आपको दे दिए, और जो सरकार का इनाम है वो आप ले लो और 20,000 हमको दे दो। तो कहते हैं काम कठिन है, जो ठाकुर साहब होते हैं, काम कठिन है, पर मैंने 20,000 जो आपको इनाम दिया है वो तो है ही, और जो भारत सरकार, जो पुलिस की तरफ इनाम है, वो भी इनाम आपको ही मिलेगा। तो ये पाकिस्तान हमको जो है, वही हमको याद आया कि बकरी का बच्चा समझ रहा है हिंदुस्तान को, कि जाएंगे और फटाफट हिंदुस्तान को जीत लेंगे। लेकिन नहीं, यह बाजीराव पेशवा का यह भारत है, अटक से कटक तक हिंदू साम्राज्य का झंडा उसने फहराया। यह रणजीत सिंह का भारत है, जिनकी राजधानी लाहौर में थी और पेशावर में। उस अटैक, अब सोचिए 71 में इन्होंने अटैक कर दिया। 71 के अटैक मार्च महीने में इंदिरा गांधी ने, हमारे जो पहले फील्ड मार्शल, जिनका सितारा वगैरह नहीं लगता, उनका स्पेशल ही बैज होता है, और मरते दम तक यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको एक स्टिक मिलती है, स्टिक में एक शेर का रहता है, सत्यमेव जयते जो अशोक का है, सिंह का है, वो रहता है, रिटायर नहीं होते हैं। मार्च में इंदिरा गांधी मैंने बनाया, उस पर खूब अच्छा वीडियो बनाया है। तो मानिक शाह कहते हैं हम सेना नहीं भेज सकते, भेजने के लिए बोलती है। फिर कैबिनेट मीटिंग रख दी जाती है, उस कैबिनेट मीटिंग में भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि वही गब्बर सिंह वाली बात है, किसी देश से लड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। इंदिरा गांधी से इस्तीफा उन्होंने पकड़ा दिया, उनको एक बार इस्तीफा ले लीजिए, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया और कहा कि कहिए क्या बात है, क्यों नहीं भेज सकते हैं। तो जो समस्याएं थी मैंने बनाया, देख लीजिएगा। और फिर 3 दिसंबर को पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, और 4 दिसंबर को हमारी सेना जो अटैक करती है। और श्रीनगर का जो बेस, मैं एक बार गया हूँ, मेरे चाचा भी, देखिए मेरे खानदान में बहुत लोग सेना में हैं, मेरे बड़े भाई नेवी में हैं, छोटा भाई भी नेवी में था, मेरे पिताजी 1st GR में गोरखा रेजिमेंट में जो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया कांगो गए थे, उनके साथ गए थे। मैं खुद आर्मी मेडिकल कोर में था, मेरे चाचा खुद एयरफोर्स में थे। और श्रीनगर में जब 84 में मैं था, तो हमारे चाचा जो है उसी श्रीनगर में थे। तो मैं श्रीनगर हवाई अड्डे के पास भी गया हूँ, लाल चौक से कुछ 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। उस समय हमारे हवाई अड्डे जो है पूरे, मतलब ये तारकोल कह लीजिए, चाहे सीमेंटेड कह दिए, हवाई पट्टी हमारी कच्ची थी।
पाकिस्तान हर वक्त अमेरिका से मदद लेकर के सोचता है अब तो मार ही दूंगा, अब तो कब्जा कर ही लूंगा। इस पता चला कि पेशावर से 6 सेवर जेट सुपरसोनिक जहाज उड़े हुए हैं श्रीनगर एयरबेस को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हवाई पट्टी पर यदि आप बम गिराकर गड्ढा डाल देते हैं तो जितने जहाज हैं वह सब बेकार हो जाएंगे, गड्ढे में जहाज नहीं उड़ पाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही उस समय राडार भी हमारे पास अच्छे नहीं थे, श्रीनगर या पहाड़ी है, लो फ्लाइंग में आ सकते हैं लोग, हाइट भी ले सकते हैं। जैसे ही सूचना मिली, एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट को संभालने के लिए सिर्फ 2 ऑफिसर थे, एक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सिक्खो इस पर बनाया हूं, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन, इनको टॉक्स दिया गया था। निर्मल सिंह सिक्खो मात्र 24 साल के थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब ये बचपन में थे, इनके पिताजी खुद फ्लाइंग ऑफिसर थे, तो जब जहाज जाता था उसको देखते थे तो कहते थे कि ये जहाज है, इसमें लोग बैठते हैं, मैं भी क्या बैठ सकता हूँ, जहाज नीचे आता होगा, इसको छू सकता हूँ, ये कैसा होता है, बैठने के बाद उसमें क्या आनंद आता है। तो ये जो है निर्मल सिंह सिक्खो के दिल में होता था, और उन्होंने इंटरमीडिएट करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, 3 साल पूरा हो गया था, तब तक एकाएक वैकेंसी निकलती है एयरफोर्स में पायलट अफसर की। ये फॉर्म भर देते, एग्जाम देते हैं, पास कर जाते हैं, और उसके बाद अपनी माँ को बताते हैं कि माँ मैंने भी हवाई जहाज उड़ाना है। माँ कहती है अरे बेटा क्या करे, बोला नहीं मैंने पढ़ाई छड़ दी है पंजाबी में, और मैनू फौज में जाना है और हवाई जहाज उड़ाना है। बोली अरे उसमें बहुत रिस्क है, ऐसे है वैसे। माँ का तक ले जा, आप जानते ही हो कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी नज़रों से चला जाए, लेकिन नहीं माने। कहे मम्मी मरना तो सबको है, लेकिन कुछ करके मरना अलग बात है, इसलिए मैंने कुछ करना है। उसके बाद जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, घुम्मन साहब को और निर्मल सिंह सिक्खो को श्रीनगर एयरबेस बचाने के लिए इनको भेज दिया जाता है, और जैसे ही पता चलता है कि सुपरसोनिक सेवर जेट विमान आ रहे हैं, निर्मल और साइरन बजते ही सिक्खो साहब दौड़ करके अपने ग्रेनेड, बहुत पुराना जहाज था, उसमें बैठते हैं, बम तो उसमें लगे ही रहते हैं, और आकाश में उड़ जाते हैं। और तब तक पाकिस्तान के जो है 6 सेवर जेट विमान आ जाते हैं, और अपने जहाज़ों को अप डाउन नीचे करते, टारगेट में लेते, और उनके साथ जैसे बच्चा कबड्डी खेलता है, कबड्डी कबड्डी करता है, और तब तक एक गन मारते हैं, एक उनका जहाज जो है आग लग जाती है। फिर उसी तरह से होता है, फिर उन्होंने मारते हैं, और मारने के बाद दूसरे जहाज धराशायी हो जाता है। अब उनके अंदर दहशत फैल जाती है, करीब बाप रे बाप, हिंदुस्तान का कौन सा जहाज है जो मार रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। उसके बाद तब तक अब वो भागने की तैयारी कर रहे थे, भागते भागते एक गोला वो मार देते हैं, और निर्मल सिंह सिक्खो के जहाज में लग जाता है। कंट्रोल रूम से बीरेंद्र सिंह पठानिया कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर कि तुम वापस आ जाओ, पर कहते नहीं मैनू नहीं आना है, मैंने कुछ करना है। और उसके बाद इनका जहाज लड़खड़ाने लगता है कश्मीर वादियों में, और इतना कम समय इनको मिलता है, इजेक्ट बटन जो पैराशूट से निकलते हैं इन्होंने दबाया था, क्योंकि किताबों में लिखा कि इनकी छतरी को देखा गया, पर इनकी बॉडी कहाँ रह गई नहीं मिली, पूरा सेना ने ढूंढ डाला, लेकिन उनके जहाज तो मिल गए लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो यह परमवीर गति को प्राप्त हो गए निर्मल सिंह सिक्खो। तो यही मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ। अमेरिका का जो पैटर्न टैंक था वह अजय था, उसको कोई जला ही नहीं सकता था, लेकिन हमारे वीर अब्दुल हमीद ने अपनी आरसीएल गन से उनके 9 पैटर्न टैंक को जला दिया। अमेरिका में फिर रिसर्च हुआ कि मेरे पैटर्न टैंक में कैसे हिंदुस्तान का आरसीएल का गोला घुसा और कैसे बर्बाद किया, और रिसर्च किया गया। तो ये बार बार भाई साहब लोग भीख मांगते इधर उधर, और उसके बाद जो है थोड़ा सा एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है ना 7-8 साल का, नहीं कुछ था, पीछे हट करके हमारे ऊपर थूक देता है, झगड़ा होता है, या पत्थर चला देता है, या गाड़ी देके भाग जाता है। तो ये भाई साहब यही कर रहे हैं। और मुनीर साहब आज सोच रहे होंगे कि मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, मैंने क्यों उग्रवादियों को पाला, क्यों नहीं खुद ख़त्म किया। और जो उग्रवादियों के हेड हैं उनके परिवार के 14 लोग मारे गए, उनका भी फोटो दिखिए, और खून के आंसू रो रहे हैं कि मैंने ये काम न किया होता तो मेरे घर के भी लोग नहीं मारे गए थे। तो दोस्तों
ये वीडियो कैसे लगा जरा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।